नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त भाषा। आप देख रहे हैं इंडिया की बात। आज जिन 3 अहम सवालों पे हम आपके साथ चर्चा करने जा रहे हैं, उसमें सबसे पहला है चुनाव, चुनाव, चुनाव। बंगाल में जो चुनाव होने हैं, उसमें जिस तरह से मुसलमानों के वोट काटे गए हैं वोटर लिस्ट से, उस पे जो सियासत गरमाई है, और ठीक इसी समय 3 जगहों पे जो चुनाव होने हैं, उसका फैसला ईवीएम में कैद हो गया है। लोग वोट डाल चुके हैं। असम, केरल और पुडुचेरी। पहला मुद्दा ये। दूसरा मुद्दा, मणिपुर फिर सुलग गया है। 2023 से लेकर अभी तक मणिपुर बार बार सुलग रहा है। हिंसा हिंसा चारों तरफ फैली हुई है। जिस तरह से सीआरपीएफ और बाकी तमाम ठिकानों को निशाने पे लिया है गुस्साई भीड़ ने, वह बड़ा सवाल पेश कर रही है। लोग प्रधानमंत्री से मांग रहे हैं कि वे अपनी चुप्पी तोड़ें, और साथ ही साथ वहां के मुख्यमंत्री के भी इस्तीफे की मांग जोर पकड़ रही है। तीसरा मुद्दा है ओडिशा का। जिस तरह से वहां पर रायगढ़ इलाके में जो बॉक्साइट माइनिंग वेदांता कर रही है, उसे 2023 में यह पूरा ठेका मिला है, जिसमें बड़ी संख्या में वहां के जन जंगल जमीन निशाने पर आए हैं। आदिवासी उतरे हैं प्रोटेस्ट पर, और उस प्रोटेस्ट पर पुलिसिया कहर बरपा हो रहा है। बड़ा मुद्दा बना हुआ है ये। इन तीनों अहम मुद्दों पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मुकुल सरल और अदिति। सबसे पहले चुनाव। जी हां, ये चुनाव बहुत खास हैं। 5 राज्यों में जो चुनाव हैं, उनमें 3 राज्यों में वोटिंग हो गई है, और ईवीएम में जनता जनार्दन का मताधिकार कैद हो चुका है। इस समय जो सबसे सुलगता हुआ सवाल है वह यह कि आखिर पश्चिम बंगाल में क्या खेला चल रहा है। आखिर क्यों मुसलमानों को इतने बड़े पैमाने पर उनके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट से महरूम किया जा रहा है। वोट डालने का जो अधिकार है आर्टिकल 326 में जो मिला है, उससे इतनी बड़ी संख्या में लोगों के नाम काटे गए हैं। 90 लाख से अधिक लोगों के नाम काटे गए हैं, उसमें अधिकांश मुसलमान हैं। और इसे लेकर जिस तरह से हंगामा तेज हुआ है, उसका क्या असर पड़ेगा। तमाम लोग, चुनाव आयोग से लेकर सुप्रीम कोर्ट, हर जगह विपक्ष दरवाजा खटखटा रहा है। लेकिन फिलहाल इस समय जो बीजेपी चाहती है, जो चुनाव आयोग चाहता है, वही जमीन पर होता दिखाई दे रहा है। इस पर क्या है पंच, बताएंगे मुकुल सरल। भाषा, पश्चिम बंगाल का चुनाव हमारे लोकतंत्र की एक परीक्षा है। जिस तरह चुनाव को बेईमानी बनाया जा रहा है, जिस तरह नाम काटे जा रहे हैं लोगों के ही, जब लोग ही वोट नहीं दे सकते तो चुनाव का क्या मतलब रह जाएगा। और अगर ये आड़ भी चली गई तो फिर लोगों के पास सड़क के अलावा कोई और चारा नहीं बचेगा। भाषा, इस पर क्या है आपका पंच? बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है इस समय कि चुनाव यानी नफरत फैलाने की बेलगाम छूट सत्ताधारी ताकत को, और साथ ही साथ वोट काटना, वोट डिलीट करना चुनावी तंत्र का और सत्ता तंत्र का एक लौता गेम हो गया है। कि वही गेम प्लान है कि किस तरह से डिलीशन किया जाए। और बंगाल में जो हो रहा है, दरअसल वह एक झांकी है कि जब हिंदू राष्ट्र भारत को जो बनाना चाहते हैं, उसमें किन लोगों को वो वोट डालने का अधिकार नहीं देंगे, इसकी जिंदा मिसाल बंगाल में दिखाई दे रही है। अदिति, क्या है इस पे आपका पंच? भाषा, मेरा ये मानना है, जैसे आपने पूछा कि क्या खेला है हो रहा है, मेरा मानना है कि खेला जो है वो काफी हद तक हो चुका है। मेरे हिसाब से ये चुनाव जो है, जिसे कहते हैं शैम है, क्योंकि जिस राज्य में 15 दिन में वोटिंग होनी है, वहां पे 90 लाख नाम काटे जा चुके हैं, और लोग अभी भी अफरा तफरी में इधर उधर भाग रहे हैं डॉक्यूमेंट्स लेके। क्या फ्री एंड फेयर होगा ये इलेक्शन? मुझे नहीं लगता। अदिति, आप जो कह रही हैं वो बिल्कुल जमीन पर इतने क्रूड फॉर्म में, जैसे कहें नंगे रूप में दिखाई दे रहा है। नंदीग्राम का अगर हम जिक्र करें, नंदीग्राम में जो वोट काटे गए हैं, उनमें 95% लोग मुसलमान हैं। जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं, मुर्शिदाबाद हुई, हुगली हुई, तमाम जो इलाके हैं, बबानीपुर हुआ, जहां से ममता बनर्जी चुनाव लड़ रही हैं, उन सब जगहों पे लाखों लाख वोट जो काटे गए हैं वो मुसलमानों के हैं। और यहाँ पे मैं ये भी बताना चाहूंगी दर्शकों को कि जो डाउटफुल वोटर्स रखे गए थे कि आप वोट डाल सकते हैं, नहीं डाल सकते हैं, उसमें 27 लाख वोट मतदाताओं से अधिकार छीन लिया गया है। तो ये एक अजीब बात है कि सब कुछ खुले में हो रहा है, कोई छुपा के नहीं है। ये सारे लिस्ट आती है, सब कुछ हो रहा है सामने सामने।
हाँ बिल्कुल भाषा, और मुसलमानों के तो काफी हद तक नाम कटे हुए हैं, लेकिन बाकी लोगों के भी, जैसे कि मतुआ कम्युनिटी के भी हैं, बहुत सारे शेड्यूल्ड कास्ट लोगों के भी नाम चले गए हैं, तो बेसिकली मार्जिनलाइज सेक्शन भी। और एक स्टडी, एक रिपोर्ट में ये पढ़ रही थी, ये भी आया है कि जहां पर भी ऑपोजिशन, मतलब तृणमूल का या ऑपोजिशन का भारी वाहन आए, वहां पे संख्या ज्यादा रही है वोट नामों के कटने की। तो इतने ज्यादा जहां सवाल खड़े हो रहे हैं, वहां पे क्या, मुझे तो नहीं लगता ये फ्री फेयर इलेक्शन होने वाला है। कुछ भी इसका, चाहे ममता बनर्जी जीत भी जाती हैं, तो मैं ये कहूंगी, तब भी मैं ये कहूंगी कि ये इलेक्शन जो है, ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री का इलेक्शन नहीं हो रहा है। जी। मुकुल, इसी बीच हमने ये भी देखा कि तृणमूल कांग्रेस के सांसद गए डेलीगेशन लेकर चुनाव आयोग को, और वहां पर उनको कहा गया गेट लॉस्ट, आप बाहर जाओ, दफा हो जाओ यहाँ से, जिसका हिंदी सीधा सीधा होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन सारे जो रास्ते हैं, क्योंकि न्याय कहाँ से मिलेगा, न्याय कौन करेगा? या तो कोर्ट में आप जाएंगे या फिर आप चुनाव आयोग के पास जाएंगे, आप खुद तो कुछ नहीं कर सकते हैं उसमें। लेकिन ये दिखाई दे रहा है कि एक तरफ वोट डिलीशन और एक तरफ फॉर्म 6 का भरा जाना, जिस पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। हाँ। वो भी बहुत खतरनाक बहुत जरूरी। संकेत है कि आप एक तरफ से तो मुसलमानों का नाम मैं सिर्फ इसलिए कह रही हूँ, अदिति ने बिल्कुल सही कहा, बाकी लोगों के भी नाम कटे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन को जिन्होंने इलिस्ट्रेशन दिया था, उनके खानदान के लोग नाम कट गए। तमाम और लोगों के चुनाव अधिकारियों के नाम कट चुनाव रहे हैं, अधिकारियों के चुनाव नाम करा कट रहे रहे हैं। तो ये कारगिल वॉर पे जो लड़े हैं उनका नाम कट गया, तो ये लिस्ट बहुत लंबी है। लेकिन इसमें जो खेला है वो बहुत खुलकर इस बार हो रहा है। देखिए, पूरा मामला वही है, जैसे मैंने पहले भी कहा कि ये एक संसदीय लोकतंत्र में एक ये जरूरी था कि भाई हम पे कुछ नहीं है, हम पे बिजली नहीं मिल रही, हमें समय राशन नहीं मिल रहा, गैस नहीं मिल रही, अब रोजगार नहीं है, फिर भी एक ये था कि हम पर एक अधिकार है, वोट का अधिकार। अगर वो भी इस तरह छीना जाएगा, हमने, जैसे मैं यूपी का रहने वाला हूं, मैंने यूपी में रामपुर देखा, संभल देखा, तमाम वहां जब तक SIR नहीं था तो ये फार्मूला अपनाया गया कि आपको रास्ते में रोक दिया जाए, आपको घरों से ना निकलने दिया जाए, पुलिस ऑफिसर रिवॉल्वर तानता है, एक तरीका ये था। अब उसे कैसे हम बहुत थोड़े से एक आवरण में लपेट के करें, तो उसका काम कर रहा है SIR, वही काम कर रहा है कि ऐसे तो हम दिख जाएंगे कि भाई इस तरह रोका जा रहा है बलपूर्वक, तो अभी इस तरह से रोका जा रहा है। और ये भ्रम भी अगर चला गया तो फिर लोकतंत्र कहां बचेगा, और जनता के पास जब ये भी अधिकार नहीं रहेगा तो फिर क्या होगा, फिर सड़क पर ही आना होगा उसे। तो जो लोकतंत्र का एक जो पूरा एक कंसेप्ट था, उससे ही ये चरमरा रहे हैं। और आपने कहा, जैसे हमने भी, कि BLO और जो अभी पोलिंग प्रिजाइडिंग ऑफिसर बनेंगे, उन सब के नाम भी कट रहे हैं, तो वो कैसे होगा? तो ये एक बड़ा सवाल है, सिर्फ चुनाव या किसी एक पार्टी का मामला नहीं, ये देश का मामला है। लेकिन देश का मामले पर कहीं चिंता, जो कम से कम सिस्टम में कुछ तो खलबली हो। अभी तक अदिति था कि कुछ तो भरम रहने देते थे कि सिस्टम चल रहा है, ये चल रहा है, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी अदालत कहती है कि भाई इस बार वोट नहीं डाल पाए तो क्या हुआ, अगली बार दे देना। वह भी तब जबकि जनता के बीच यह डर है कि अगर नाम कट गया तो उनकी नागरिकता पर सवाल आ जाएगा। ये सारा का सारा मामला, और उससे भी बड़ा सवाल, मतलब डिलीशन इतने बड़े पैमाने पर तकरीबन 1 करोड़ के करीब जा रहा है, 91 प्लस है। इसमें फॉर्म 6 से कितने और इंक्लूड होगा वो अलग बात है, लेकिन आप सोचिए कि जनसंख्या बढ़ने के बजाय घट रही है। 2024 में जिन लोगों ने वोट दिया उनके नाम डिलीटेड है। हाँ। ये अजीब तमाशा है। हाँ हाँ बिल्कुल भाषा, मुझे क्या लग रहा है ना, ये जैसे आपने बोला, ये पूरा जो है इनका जो राजनीतिक एजेंडा है ना, ये उसी का हिस्सा है पूरा। ये जो एक हिंदू मुसलमान बना रहे इशू, घुसपैठिया बना रहे इशू, जो असली मुद्दे, जैसे इन्होंने कहा कि बेरोजगारी है, लोगों को खाना नहीं मिल रहा है, गैस की किल्लत हो रखी है, इतना कुछ हो रखा है, ये सब मुद्दे जो है वो आए ना। और जो ऑपोजिशन पार्टीज भी हैं वो बस सर में ही SIR में उलझे रहे। और जैसे कि आपने बोला कि ये पूरा जो उनका हिंदुत्व का एजेंडा है, घुसपैठिया हिंदू मुसलमान, वो सतह पर रहे। और ये पहले से ही हो चुका है बिहार से, और बंगाल में मेरे ख्याल कुछ ज्यादा ही हो रहा है, क्योंकि बंगाल में भाजपा का एक खास इंटरेस्ट है। जी, एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है मुकुल, कि इन चुनाव में असम में वोट पड़ गया, बंगाल में पड़ना है 23 और 29 तारीख को, लेकिन दोनों जगह जो चुनाव है, चुनाव प्रचार है, इंक्लूडिंग केरल में भी बीजेपी की पूरी कोशिश थी कि एक नफरत फैलाई जाए। सारे जो वीडियोस ऑफिशियल हैंडल से, बीजेपी के ऑफिशियल हैंडल से जो AI वीडियोस रिलीज हो रहे हैं, वो मुसलमानों को एक विलन के तौर पर और विपक्ष को उन विलन के लिए सर्व करने वाला, यानी उनकी सेवा करने वाला दिखा रहे हैं।
और ये एक सीधे सीधे इलेक्शन गाइडलाइंस का उल्लंघन है। लेकिन हमने देखा अब असम में कुछ नहीं हुआ, हेमंत विश्व शर्मा पहले दिन से नफरत बोलते रहे, सब कुछ होता रहा, और अब पश्चिम बंगाल में भी इस तरह की एआई वीडियोस की भरमार है, जहां पे बता रहे हैं कि ममता आ गई तो वो घुसपैठियों को घुसा देगी। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ सब चीजें बिल्कुल सामने हैं। मतलब अब कोई ऐसा कोई बौद्धिक बुद्धिजीवी नहीं चाहिए, कोई एक्सपर्ट नहीं चाहिए कि उसे डिकोड करे, वो सब दिख रहा है। लेकिन फिर करे क्या जनता? वो अदालत जा सकती है, अदालत कोई जैसे आपने कहा वो अगली बार वोट दे देंगे, जैसे वोट कोई मामूली चीज हो, जिसे कहा जाता है कि लोकतंत्र का वो आधार है। वो नफरत फैला रहे हैं, बिल्कुल पार्टीशन का एक उन्होंने एक पूरा फार्मूला एक लगा लिया है। और जैसे आपने कहा बिल्कुल एसआईआर, सीए, फिर एनआरसी और वन नेशन वन इलेक्शन तक ये सब चीजें जाएंगी, और पूरे देश को जो हिंदू राष्ट्र वाला है वो वहीं से फिर अगली उसमें जाने वाला है देश। यही समय है, जैसे मैं कह रहा था ना, युद्ध, एक तरह से युद्ध छेड़ दिया गया है जनता के खिलाफ, और उस जनता में कैटेगरी बना दी गई जिससे एक वर्ग ये समझे कि हम तो सेफ हैं, लेकिन कोई सेफ नहीं है। अगर इस तरह से कटेगा तो फिर सब जो है उसकी जद में आएंगे। ये बड़ा एक खतरनाक वो है। पर चुनाव आयोग तो सुन रहे हैं नहीं, गेट लॉस्ट जैसे उसने कहा, ऐसा कोई कहता है क्या किसी पार्टी को? और दो टूक है ना, ऐसा कोई कहता है? और उन्होंने जो अपना एक्स आप कोई प्लेटफॉर्म पे भी डाला पार्टी है? कि टीएमसी को दो टूक है ना? आप दो टूक क्यों कह और रहे हैं भाई? हिंसा रहित होगा चुनाव, मतलब एक जैसे बीजेपी बोल रही है चुनाव में, और वही, और बीजेपी बंगाल में तो कह रही हमें शासन दे दो। असम में वो क्या कर रही है? असम में उस पर शासन है ना, लगातार शासन है, और जिस पे हम आगे बात करेंगे, मणिपुर शासन है ना, जल रहे हैं, लेकिन उन सब पे कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। और बस चुनाव चुनाव, इसलिए वो सोच रहे हैं कि अभी जैसे हम लोग युद्ध के दौर में देख रहे थे कि कुछ अभी राहत थी पेट्रोल डीजल पर, यह आशंका थी कि भाई उसके बाद वो किया जाएगा। जब एक नेशन वन इलेक्शन हो जाएगा, उसके बाद 5 साल कौन पूछेगा और कौन जवाब देगा? लेकिन वो अभी नहीं जवाब दे रहा। बंगाल के एसआईआर से तो बिल्कुल क्लियर हो गया अदिति कि जो मुस्लिम बहुल कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं वहां पर डिलीशन यानी वोटर लिस्ट से नाम हटाना एक रूल है। यहाँ पे लोग मतलब रोते हुए बता रहे हैं कि भाई उनके दादा परदादा पूरा खिलजी वंश के लोग बता रहे हैं 360 लोग जो जुड़े हुए जिनको पेंशन मिल रही है उनके नाम डिलीट हैं। तो मैं यहाँ पे जानबूझ के फोकस मुसलमान पे करना चाह रही हूँ क्योंकि बाकी तो नाम डिलीट हैं ही, लेकिन जो लिस्ट है चाहे वो मुर्शिदाबाद हो, नंदीग्राम हो, भवानीपुर हो, हर जगह से जो लिस्ट है वो मालदा से है, वो क्लियर कट इंडिकेशन दे रही है कि मुस्लिम बहुल इलाकों में मुसलमानों के वोट काटना ही एजेंडा था। हाँ, तो भाषा ये तो मैं बोल ही रही हूँ कि ये इनके राजनीतिक एजेंडा का ये पूरा राजनीतिक डिजाइन है इस पूरे एसआईआर के पीछे, ये तो मुझे साफ तौर पे लग रहा है। लेकिन दुख की बात ये है कि ये जिस तरह के बयानबाजी हो रही है, नफरती बयानबाजी हो रही है और हिंदू मुसलमान हो रहा है, उसमें ज्ञानेश गुप्ता जी एंड कंपनी का चुप रहना, और सबसे दुख की बात है कि हमारा जो उच्च न्यायालय है उसके ऊपर जो लोगों की उम्मीद टिकी हुई थी कि ये थोड़ा डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करेंगे, वो बिल्कुल नहीं नजर आ रहा है। ये एक बहुत ही, और ये पूरा एक कॉपी पे बनाया गया, मुझे जो लग रहा है कि ये कॉपी पे बनाया गया, कहाँ कितने वोट से हम हारे थे, कितने वोट से वो जीते थे, कितना हमें डिलीशन करना है, बाकायदा पूरा एक गणित बनाकर ये इस तरह से काम हुआ है। ये कोई ऐसे नहीं हुआ है कि काम ये बड़ा खतरनाक है। हाँ, क्यों लगता है पूरा गेम प्लान है। और इसमें यहाँ पर मैं जरूर ये बताना चाहूंगी कि चाहे असम हो या बंगाल, यहाँ पर ट्रेनें भर भर के बाहर के राज्यों से लोग लाए गए। सूरत वाला केस हमने देखा है, 5000 से अधिक बंगाली वोटरों को बीजेपी ने बुक करके श्योर किया है कि वो वोट डालें। असम से भी इसी तरह की तस्वीरें हमारे सामने आई थी और यह लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरा है। बिहार में भी ऐसा ही किया गया था। अब हम चलते हैं अपने दूसरे अहम मुद्दे की तरफ जिस पर कंप्लीट ब्लैकआउट है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उस पर बात नहीं कर रहा है। मणिपुर एक बार फिर सुलग गया है, हिंसा का दौर चल रहा है जो थमने का नाम नहीं ले रहा है। 2023 से मणिपुर सुलग रहा है। उस समय भी भाजपा की सरकार थी और इस समय भी भाजपा का एक सीएम है, लेकिन देखिए वहां पर जनता उतरकर सीधे सीधे कह रही है कि प्रधानमंत्री चुप्पी तोड़िए, कुछ जवाब दीजिए, और साथ ही साथ वहां के मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांग रही है। कह रही है कि पूरी तरह से शासन प्रशासन फेल हो चुका है, कोई भी सुरक्षित नहीं है। इस पर क्या है पंच, बताएंगे अदिति। भाषा, मेरा ये मानना है कि अब 3 साल होने वाले हैं मणिपुर को जलते हुए हिंसा में। हाल ही में इतना दर्दनाक इंसिडेंट हुई, दो बच्चे मतलब इसमें मारे गए हैं। तो और समुदायों के बीच में जो है इन 3 सालों में राष्ट्रपति शासन के बावजूद मतलब लगा है, उसके बाद एक सरकार अफरा तफरी में भाजपा ने बनाई है, लेकिन खाइयां जो है वो बढ़ती जा रही हैं।
इस पे प्रधानमंत्री की चुप्पी के ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान उठता है। मुकुल, क्या है इस पे आपका पंच? हाँ, मैं तो ये कहूंगा प्रधानमंत्री चुप्पी तोड़ेंगे, लेकिन बस चुनाव का इंतजार करना कि मणिपुर में कब चुनाव होंगे तभी वो शायद वहां जाएंगे। अभी उन्हें फुर्सत नहीं है और ऐसा लगने लगा है कि मणिपुर जैसे भारत का हिस्सा ही नहीं है और इस तरह से अगर उसे नजरअंदाज किया जाएगा तो मुझे आशंका है कि इस तरह से फिर अलगाव और बढ़ेगा। भाषा, इस पर क्या है आपका पंच? कितने शर्म और दुख की बात है कि मणिपुर के पीड़ित परिवारों को सड़क पर उतर के पूछना पड़ रहा है कि प्रधानमंत्री कहाँ हैं, देश के गृह मंत्री कहाँ हैं, क्यों हिंसा में झोंक दिया गया। और जिस तरह से 2 बच्चों की हत्या हुई उसके बाद जो गुस्सा फूटा है, मैं दावे से कह सकती हूं जिस तरह से ये हिंसा और आगजनी का दौर चल रहा है, अगर ये मणिपुर के अलावा कश्मीर में हो रहा होता तो अब तक वहां पर किस तरह की बर्बर कार्रवाई हो रही होती, यह सोचकर भी डर लगता है। लेकिन फिलहाल मणिपुर जल रहा है, इसकी 100% जिम्मेदार बीजेपी और बीजेपी का नेतृत्व है, जिस पर कोई बात नहीं कर रहा है। मुकुल, जो दिखाई दे रहा है मणिपुर में कि मणिपुर को एक राज्य के तौर पर जलने, सुलगने, मरने के लिए छोड़ दिया गया है और दोनों समाज, जो मैतेई समाज है और कुकी समाज के बीच दूरियां, खाइयां थमी नहीं है। राष्ट्रपति शासन रह गया, उस समय भी हिंसा थी। फिर आनन फानन में चुटकियां बजाते हुए गृह मंत्री जी ने क्लेम किया कि सब कुछ ऑल इज वेल, हम नई सरकार बनाने जा रहे हैं। और नई सरकार का उसी समय से विरोध इतना तगड़ा हो गया, हमने चर्चा भी की थी कि उप मुख्यमंत्री को शपथ तक मणिपुर में नहीं लेने की हिम्मत हुई थी, इतनी स्थिति नॉर्मल ऑनलाइन लेनी पड़ी। तो ये जो अभी हुआ है, जिस तरह से मैतेई परिवार के 2 बच्चे निशाने पर आए हैं, फिर गुस्सा फूटा है कुकी समाज के ऊपर और सीआरपीएफ को तमाम जगहों पे जलाया जा रहा है, उनके जो अड्डे हैं उनको, ये नज़ारा लगता है जैसे भारत में है ही नहीं। वही मैं कह रहा हूँ कि ये देखिए, ये बहुत संवेदनशील मामला है। नॉर्थ ईस्ट का वैसे ही उस तरह से आप आग से खेल रहे हैं। ये कोई पॉलिटिक्स का मामला नहीं है कि जिस तरह से उसे डील किया जा रहा है बीजेपी के द्वारा। सीआरपीएफ, सुरक्षा बल, जो एक माना जा रहा था अब तक कि वो एक जो बहुसंख्यक समुदाय है, जो प्रभावशाली समुदाय मैतेई को ही सुरक्षा दे रहा है, उस तरह से उस पर भी आक्रोश जिस तरह से हुआ है लोगों का, तो अविश्वास आप बढ़ा रहे हैं, अलगाव बढ़ा रहे हैं आप। तो नॉर्थ ईस्ट के साथ जिस तरह का व्यवहार हमारे इधर होता है बच्चों के साथ, वो तो एक उनके मन में पीड़ा है ही। जिस तरह से नजरअंदाज किया जा रहा है केंद्र के सब, बस सरकार चाहिए। सरकार थी, बीरेंद्र सिंह, अभी वो सैंपल फिर कहा गया कि आवाज का सैंपल दो कि आपने हिंसा भड़काई, उनका भी सैंपल का मामला फंस रहा है। दूसरे आपने मुख्यमंत्री आनंद फानन में बना लिए। यानी सिर्फ सरकार चाहिए आपको, एक सरकार, 2 सरकार, 4 सरकार, पूरे देश में सरकार, लेकिन उससे जलना कैसे रोकोगे आप, इसका तो कोई गारंटी करो ना। लेकिन इसकी गारंटी कैसे की जाएगी? जो मुख्यमंत्री बनाए गए हैं खेमचंद जी, उनके इस्तीफे की मांग अभी तेज हो रही है और उनको भी वहां की जनता का कोई समर्थन नहीं। लेकिन बुनियादी सवाल जो कि सरकार जिस तरह से बनाई गई अदिति, वो भी हमने देखा, 60,000 से अधिक मणिपुर के लोग इंटरनली डिस्प्लेस्ड, यानी आंतरिक रूप से एक ही राज्य में विस्थापित। भारत के किसी राज्य में आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि आंतरिक रूप से इतनी बड़ी संख्या में विस्थापित शिविरों में रह रहे हों, शिविरों में रहने के लिए मजबूर इतना लंबे समय से। लेकिन आप देखिए, वहां पर कोई कायदे से मलहम लगाना, बातचीत करना, निगोशिएशन करना, इसके लिए एक भी इनिशिएटिव प्रधानमंत्री के लेवल पर नहीं होता है। बिल्कुल। और प्रधानमंत्री मतलब गए भी कब, ये हमें सबको मालूम है कि वो तो वहां पे गए भी नहीं मणिपुर में। वैसे वो हर चीज के लिए बोलते रहते हैं, ट्वीट करते रहते हैं। तो जो मुकुल जी ने बोला, मैं उससे सहमत हूँ कि कई बार एक्चुअली ये लगता है कि क्या मणिपुर हमारे देश का हिस्सा है। मुझे लगता है कि जो ये इतना सेंसिटिव इशू है, वहां पे खाइयां बढ़ती जा रही हैं, एक सिर्फ मैतेई कुकी नहीं, और भी छोटे छोटे समाजों के बीच में बच्चों का भविष्य, स्कूलें, जैसे आपने कहा रिलीफ कैंप में रह रहे हैं। एक बार सभी कम्युनिटीज के साथ बैठ के जो एक केंद्रीय सरकार को करना चाहिए था, वो बिल्कुल नहीं कर पाई है। ये मेरी तरफ से टोटली सेंट्रल गवर्नमेंट जब चुनाव आएगा ना, जैसे असम में वो बैठ के उन्होंने कहा कि मैं भी आप चाय बेचता था, फिर वो वहीं जाकर कुछ करेंगे ऐसा, तो अभी नहीं करेंगे वो। लेकिन मणिपुर में चुनाव के लिए गए भी नहीं वो, पिछली बार भी नहीं गए। और खैर फिलहाल, लेकिन सबसे दुखद है कि जिस तरह की चुप्पी और जिस तरह से मीडिया ने इसे ब्लैकआउट कर रखा है, वह भी अपने आप में बड़े शर्म की बात है। अब हम चलते हैं अपने तीसरे अहम सवाल की तरफ। ओडिशा में क्या हो रहा है? क्यों आदिवासी सड़क पर हैं? क्यों वेदांता की जो बॉक्साइट माइनिंग को अकूत पावर दी गई है,
जन जंगल जमीन पर कब्जा करने के लिए, उसमें आदिवासियों की सुनी नहीं जा रही है। रायगढ़ में जिस तरह से आदिवासी अपनी जमीन को बचाने के लिए, अपनी संस्कृति को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, उस पर पुलिसिया कहर तो है ही, लेकिन जितने आदिवासियों के पैरोकार बनते हैं, चाहे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हो या फिर उड़ीसा के आदिवासी मुख्यमंत्री, ये सब इस पर चुप हैं। आखिर हो क्या रहा है और आदिवासियों की क्या नहीं सुनी जाएगी, इस पर क्या है पंच, बताएंगे मुकुल। ये पूरा भाषा सत्ता और कॉरपोरेट का जो गठजोड़ है, उसी की पूरी एक नीति का नतीजा है कि यही होगा। मुझे डर है कि अपने हक के लिए खड़े इन आदिवासियों को भी अमित शाह नक्सलवादी ना घोषित कर दें और फिर देश को नक्सलवाद मुक्त करने के लिए दमन और तेज ना कर दिया जाए। इस तरह से मैं कह रहा हूं कि बहुत ज्यादा अलगाव, बहुत ज्यादा असंतोष लोगों में बढ़ता जा रहा है। भाषा, इस पर क्या है आपका पंच? मेरा साफ मानना है कि बीजेपी का जो विकास है उसमें जन जंगल जमीन से आदिवासियों का पूरा अधिकार छीना जा रहा है। और गहरे दुख की बात है कि रायगढ़ उड़ीसा का यह जो इलाका है, ये बहुत खूबसूरत है, बायोडायवर्सिटी से भरा हुआ है, और इसमें जिस बड़े पैमाने पर वेदांता को बॉक्साइट माइनिंग के लिए 2023 में ये पूरा इलाका सौंप दिया गया, उसी दिन से यह आशंका थी कि आदिवासियों का गुस्सा उमड़ेगा, आदिवासियों का भावनात्मक और आध्यात्मिक लगाव इन पहाड़ों के साथ है, और यह बीजेपी की उड़ीसा सरकार को बहुत अच्छे से पता है। अदिति, क्या है इस पे आपका पंच? भाषा, मेरा ये कहना है इस पे कि आदिवासी, ये मसला जो है ये बहुत पुराना चल रहा है वहाँ पे प्रोटेस्ट, लेकिन फिलहाल ये दोबारा से उजागर हुआ है क्योंकि वहाँ पे कोई रोड कंस्ट्रक्शन चल रही थी और आदिवासी लोग क्योंकि प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं अपने लैंड को, तो इसीलिए वो आए। शर्म की बात यह है कि पहली बार भाजपा की सरकार उड़ीसा में बनी है 24 साल के बीजेडी की सरकार पर, और बहुत ढाक ढोल बजा के उन्होंने एक आदिवासी मुख्यमंत्री बनाया, मोहन मांझी। उनकी सरकार के अंदर आदिवासियों के साथ इस तरह का जो पुलिस का बर्ताव चल रहा है और जिस तरह से आपने कहा जन जंगल जमीन से निकाला जा रहा है, ये एक बहुत ही, जिसे कहते हैं, शर्मनाक बात है। अदिति, जो तस्वीरें हैं, तस्वीरें ये बता रही हैं कि आदिवासी किसी भी सूरत में इस पहाड़ को बॉक्साइट माइनिंग के लिए देने को तैयार नहीं है, और जो इलाका है वह भी इलाका बहुत बड़ा है। ये पहाड़ बहुत पुराने हैं, पहाड़ की जो बायोडायवर्सिटी है वो बहुत पुरानी है, और जिस तरह से बॉक्साइट खनन के लिए सड़क बनाना, खोदना, पूरे बड़े पैमाने पे विस्थापन होना, यह भी बताया जा रहा है कि इसको जो बुनियादी क्लियरेंसेस होनी चाहिए थी वह भी नहीं ली गई हैं। और उड़ीसा का पुराना इतिहास रहा है आदिवासियों का, वे अपनी जमीन छोड़ते नहीं हैं, बहुत लंबा संघर्ष करते हैं, लेकिन उस समय सरकार, जैसा आपने कहा, बीजेपी की सरकार नहीं थी। पुरानी सरकार से उन्होंने लड़के कई जमीनें, कई प्रोजेक्ट्स, साउथ कोरिया का इतना बड़ा, जी, कई प्रोजेक्ट्स उन्होंने कैंसिल करवाए हैं। तो यहाँ के आदिवासी लड़ने का उनका बहुत पुराना इतिहास रहा है। हाँ हाँ, बिल्कुल पुराना इतिहास रहा है। और लेकिन सवाल ये है कि इस बार जो हुआ है, जो जानकारों का कहना है कि कम से कम मेरे ख्याल 700 एकड़ के करीब जो है फॉरेस्ट लैंड है जी। अब फॉरेस्ट लैंड जो है, इनसे उनकी जीविका जुड़ी है, उनका खान पान जुड़ा है, वहां पे जो अगर खेती करते हैं उससे उनका पानी का पूरा सब कुछ जुड़ा हुआ है। तो ये तो जैसे आपने कहा जल जंगल जमीन का उनकी ये लाइफलाइन है। और दूसरा, आपने जैसे पॉइंट किया कि वो इस आस्था भी है उनकी इन पहाड़ों के ऊपर, तो वो तो छोड़ेंगे नहीं। दूसरा ये है कि देश के जो इकोनॉमिक हालत है, उन आज ज्यादातर वहां पे ट्राइबल यूथ जो है, कंस्ट्रक्शन लेबर वहां से निकल चुके हैं। आप देखिए भारी मात्रा में महिलाएं उतरी है बाहर, जी। महिलाएं उतरी हैं बाहर, और मुझे नहीं लगता कि वो छोड़ेंगे इसको। तो सरकार को, खासकर एक आदिवासी मुख्यमंत्री को, इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए और उन लोगों से बात करनी चाहिए और मसले को सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए। अदिति बात कर रही है मुकुल आदिवासी मुख्यमंत्री की, मैं यहाँ बात कर रही हूँ आदिवासी राष्ट्रपति की, क्योंकि यहाँ पर सारे लोग यही गुहार लगा रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यहाँ आदिवासी इलाकों में गई भी थी, और उन्होंने कहा भी था कि वो कितना अटैच फील करती हैं यहाँ के आदिवासियों से। तो इस समय जो प्रोटेस्टर्स हैं वो तो गुहार लगा रहे हैं कि महामहिम राष्ट्रपति, आप देखिए हमारे साथ क्या हो रहा है, और हम अपनी सभ्यता बचाने की बात कर रहे हैं। तो यही है, पर देखिए सारी चीजें अब बदल गई। ये रिजीम वो वाला रिजीम नहीं है जिसमें कोई सुनवाई होती थी। जो हम कह रहे हैं कि वो लड़ते हैं, आदिवासी लड़ रहे थे, सब जगह लड़ रहे थे। कोई नक्सलवाद ऐसे अचानक हवा से नहीं आ गया कि ये आ गया और उन्होंने तो उसका वो कह दिया कि हमने खात्मा कर दिया। जो जमीन, जल जंगल जमीन की ही लड़ाई थी, जो बाद में इस तरह से और हिंसक या सशस्त्र आंदोलन में बदली, उसी को आपने कुचलने के नाम पर वो कोई, आपने कहीं कोई आवाज सुनी?
कुछ नहीं सुनी। रोज आप एक नया वो देखते हैं कि ये सरेंडर हो गया। तो इस तरह से महिमा मंडित किया जाता है, चाहे वो राष्ट्रपति आदिवासी हो, चाहे वो मुख्यमंत्री हो। मामला है नीतियों का। 5th शेड्यूल में आता है वो एरिया, उसमें ग्राम सभा की अनुमति जरूरी है कोई भी इस तरह से चीज करने की। उन्होंने ग्राम सभा से भी कुछ फर्जीवाड़ा टोकन किया है। वाला हर जगह ये हर में जगह किया जा रहा है। पर मैं कह रहा हूं कि कितना लड़ेंगे, तीर धनुष लेकर खड़े हैं, बता रहे हैं वो अपने पुराने, वहां राइफलें हैं सशस्त्र बल पर और पुलिस पर। यहाँ पे कैसे लगातार स्थिति मीडिया में आई क्यों? रिपोर्टिंग भी यही है कि वो अपने अस्त्र लेकर आए है ना। तो मैं कह रही हूँ ये स्थिति आई क्यों? नहीं, एक तो कौन यही है, जिम्मेदार? तो मैं वो कह रहा हूं कि लड़ रहे हैं, ये अच्छी बात है, वो दिख रहा है। लेकिन मुझे जो अंततः डर लगता है, आशंका लगती है, जिस तरह वो कुचल रही है सरकार हर जगह, चाहे वो वोट के स्तर पर हुआ, चाहे वो जल जंगल जमीन के स्तर पर हुआ, जो भी इस तरह की चीजें जो उनके कॉरपोरेट हित में नहीं है, सरकार के हित में नहीं है, वो उसे कुचलने पर आमादा है। और कोई बड़ी आवाज जब तक पूरे देश में, वो अलग अलग आंदोलन वहां हो गया वहां हो गया, ये पूरे देश का मामला है, मुझे लगता है उसमें सबको बोलना चाहिए। चलिए, सब बोलेंगे नहीं बोलेंगे, लेकिन फिलहाल यह तो नजर आ रहा है कि उड़ीसा के आदिवासी रायगढ़ में यह पहाड़ देने को तैयार नहीं है। मैं इस इलाके में जाकर आई हूं और वहां पे तब से ये सुगबुगाहट थी कि यह वेदांता को दिया जा रहा है और इसके खिलाफ हम लड़ेंगे। तो तैयारी आदिवासियों की भी डे 1 से है और शायद इसीलिए इतने बड़े पैमाने पर गुस्सा सड़कों पर दिखाई दे रहा है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।